हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गणेश में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व की महानतम प्राचीन नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानेंगे कि आखिर इसका विकास कैसे हुआ, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कैसे है, यह सबसे नगरीकृत सभ्यता कैसे है, और यहाँ पर नगरों का विकास कैसे हुआ, जो कि जो नगर हैं जो आज के समय से भी ज्यादा विकसित थे। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बढ़ते हैं आगे। और यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलते हैं आगे और करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आप सिंधु घाटी सभ्यता है जो मैप में देख लीजिए कि यह कहाँ पर विकसित थी। तो देखिए, जो ये आपको पिंक वाला जो ये क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पर हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता विकसित। देखिए, इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये है आपकी सिंधु नदी, ये आ रही है यहाँ से। और चूंकि यह सभ्यता सिंधु नदी और उसके आसपास की नदियों के आसपास विकसित हुई थी, इस कारण से इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। अब हमारे मन में यह सवाल उठता है कि जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, जो प्राचीन मानव सभ्यताएं हैं, वह नदियों के किनारे ही क्यों विकसित हुई। तो देखिए, नदियों के किनारे विकसित होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि नदियां जो है प्राचीन सभ्यताओं का पालना कही जाती है। नदियों के द्वारा ही जो यहाँ पर जैसे जो लोग बसे हुए थे, उनको नदियों के द्वारा ही आसानी से पानी मिल जाता था, खेती करने के लिए उपजाऊ जमीन मिल जाती थी, और परिवहन के लिए भी वो नदियों का प्रयोग करते थे। तो इस कारण से विश्व की अधिकांश जो सभ्यताएं हैं वो नदी घाटी में विकसित हुई हैं। और यदि हम बात करें तो देखिए, यह जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके अधिकांश स्थल सिंधु, और ये है आपकी, पेन चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ये है आपकी सरस्वती नदी, जो वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है। तो कहते हैं कि यह जो सभ्यता थी वह सिंधु और सरस्वती नदियों के मध्य स्थित थी। ठीक है, और यह जो सभ्यता थी वह बहुत बड़ा क्षेत्र था। अब देख सकते हैं कि आधा इसने आधा जो अफगानिस्तान का बहुत सा भाग कवर कर रखा है, ये वाला पूरा पाकिस्तान और भारत का कुछ क्षेत्र। तो इतनी बड़ी यह सभ्यता थी और यह पूरी नगरीय सभ्यता थी। तो यह आप मैप में समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह हड़प्पा सभ्यता क्यों कहलाती है तो इसका पता आपको आगे बढ़ चलेगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो अब हमारे मन में सवाल उठता है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का हमें पता कैसे चला, मतलब इसकी जानकारी कैसे पता चली कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, तो हम चरण बाई चरण समझते चलेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी सबसे पहले हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो होती है 7वीं शताब्दी में, लगभग 700 ईस्वी के आसपास। इस समय क्या हुआ, पंजाब जो प्रांत है वहां के कुछ लोगों को घर बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता हुई। ईंटों की आवश्यकता हुई तो इन्होंने अपने क्षेत्र में आसपास क्षेत्रों की खुदाई की और वहां पर उन्हें अनेक प्रकार की ईंटें मिली। ठीक है, तो उन्होंने ईंटें निकालकर वहां से निकाली। ठीक है, उन्होंने ईंटें निकालकर अपना घर तो बना लिया, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता हो सकती है। जब तो यहाँ पर यह कुछ मकानों की ईंटें मिली हैं, उन्होंने तो क्या किया कि अपना घर बना लिया ईंटों को निकाल करके। फिर इसके बाद क्या हुआ आगे, तो आगे 1826 में, अब 7वीं शताब्दी के बाद ये लोग बिल्कुल भूल गए कि मतलब यहाँ पर कोई सभ्यता होगी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर इसके बाद 1826 में चार्ल्स मेसन साहब को एक यहाँ पर स्तूप प्राप्त हुआ, मतलब इस क्षेत्र में एक स्तूप प्राप्त हुआ, लेकिन इस समय भी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि शायद ऐसा ही कुछ एक स्तूप होगा जो दब गया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं तो 1856 में, कब का समय है 1856 में, और इस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। इनके समय क्या होता है
कि डलहौजी के समय भारत में रेलवे लाइन का काम चल रहा था, ठीक है। मतलब भारत में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी ताकि जो भारत से जो कच्चा माल है वो विदेशों में भेजा जा सके, ठीक है। और विदेशों से जो आयात किया जा रहा था, मतलब विदेशों से लाया जाने वाला माल भारत के अन्य भागों तक भेजा जा सके। तो डलहौजी के समय कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और यह रेलवे लाइन बिछाने का काम दो भाइयों के द्वारा किया जा रहा था, जिन्हें कहते हैं ब्रेटन बंधु। क्या कहते हैं? ब्रेटन बंधु। इनका नाम था, एक का नाम था जॉन बेटन और एक का नाम था विलियम बेटन। तो जब इनके द्वारा रेलवे बिछाने का कार्य किया जा रहा था इनके नेतृत्व में, तो इन्हें यहाँ पर अनेक ईंटें, स्तूप, सिक्के, मूर्तियां, ये सभी खुदाई के द्वारा प्राप्त हुई और इन्होंने बताया डलहौजी साहब को कि सर यहाँ पर बहुत सारी जो है वो प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं और हो सकता है कि यहाँ पर कोई बहुत पुरानी सभ्यता विकसित हुई हो जो कि नष्ट हो गई हो, ठीक है। तो लेकिन डलहौजी उस समय अंग्रेजों का जो मुख्य ध्यान था वह था मतलब रेलवे लाइन बिछाने में, और रेलवे लाइन कहाँ से? कराची से लाहौर तक, ताकि जो भारत का कच्चा माल है वह विदेशों तक भेजा जा सके और विदेशों से जो माल आता था उसे भारत के अन्य भागों तक भेजा जा सके। तो उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप पहले रेलवे लाइन बनाइए, इसको हम बाद में देखते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1856 में ही अलेक्जेंडर कनिंघम को एक यहाँ पर स्तूप प्राप्त हुआ, ठीक है। स्तूप प्राप्त हुआ और जैसे ही इन्हें स्तूप प्राप्त हुआ तो अब यह धीरे धीरे निश्चित होने लगा था कि यहाँ पर हो ना हो जरूर यहाँ पर कोई सभ्यता का विकास हुआ है, मतलब सभ्यता का प्राचीन काल में यहाँ पर विकास हुआ है। यह सभी चरण है जिससे हमें धीरे धीरे पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी, ठीक है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो 1861 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की जाती है। किसकी की जाती है? पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। और इसका जो प्रमुख बनाया जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि 1902 में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की जाती है और इसका अध्यक्ष जॉन मार्शल साहब को बनाया जाता है। क्योंकि अब यहाँ पर धीरे धीरे पता चल रहा था कि यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ी सभ्यता है, तो जॉन मार्शल साहब कहते हैं कि यहाँ पर आप जो खुदाई का काम है वो प्रारंभ कीजिए और हो सकता है कि यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी सभ्यता देखने को मिल जाए, मतलब कि इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सभ्यता का विकास हुआ। तो इनके नेतृत्व में फिर धीरे धीरे जो पुरातत्विक विभाग है वह अपना काम धीरे धीरे प्रारंभ करता है। फिर इसके बाद देखिए क्या होता है, तो इसके बाद आता है फिर 1921 का वह ऐतिहासिक समय। इस समय क्या होता है कि पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले में, इसमें पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले में दयाराम साहनी द्वारा एक नगर की खोज की जाती है। क्या की जाती है? एक नगर की, प्राचीन नगर की खोज की जाती है जिसको वह कहते हैं हड़प्पा नगर, ठीक है। क्या कहते हैं? हड़प्पा नगर। और यह जो नगर था यह रावी नदी के तट पर था, रावी नदी के तट पर था और यह विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक था, ठीक है। और यह जो नगर था यह बहुत ही विकसित था और मतलब हम कह सकते हैं कि आज के जो भी नगर हैं इनसे भी यह बहुत आगे था, ठीक है। तो इस सभ्यता की खोज अब धीरे धीरे निश्चित होती जा रही थी और लगभग निश्चित हो गया था 90% की यहाँ पर एक सभ्यता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जस्ट एक साल बाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, कहां पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक स्तूप प्राप्त होता है जहां पर उस स्तूप पर कुछ मतलब हम कहेंगे कि हड्डी या कंकाल रखे होते हैं और इस कारण से इसे कहा जाता है मृतकों का टीला, ठीक है। और मृतकों का टीले को यदि हम सिंधी भाषा में कहें तो इसका नाम होता है मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। तो इसका नाम जो पड़ता है मोहनजोदड़ो, क्योंकि यहाँ पर एक स्तूप प्राप्त होता है जहां पर अनेक हड्डियां
प्राप्त होती हैं। और इसकी जो खोज की थी वह की थी राखलदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। ठीक है, तो अब यहाँ पर यह निश्चित हो चुका था कि यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी जो प्राचीन काल में बहुत ही ज्यादा विकसित थी। यहाँ पर यह टोटल एक नगरीय सभ्यता थी क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा विकसित थी और यहाँ पर जो नगरों में सुविधाएं हम आज के समय में देखते हैं वो वहां पर सभी कुछ बनी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब यह निश्चित हो गया था कि यहाँ पर एक बहुत प्राचीन सभ्यता का विकास पहले ही हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो देखिए 1921-22 में इस सभ्यता का पता चल गया, लेकिन 1947 तक यानी जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था यहाँ पर केवल 40 स्थलों की ही खोज की जा सकी क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, भारतीयों का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं था। तो इस कारण से यहाँ पर केवल 40 स्थलों की खोज की जा सकी। और इसके बाद लेकिन जब वर्तमान समय में हम देखते हैं तो देखिए वर्तमान समय में जो इस सभ्यता के लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। मतलब इस सभ्यता के 1500 स्थल खोजे जा सके हैं। ठीक है, यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में ये अभी हाल ही में खोजा गया है लगभग 2014 में, जो कि जिसका नाम है भिरवावा और यह हरियाणा में स्थित है। मतलब सिंधु सभ्यता का एक स्थल भिरवावा खोजा गया है जो कि कहां पर वर्तमान समय में हरियाणा में स्थित है। इसके बाद देखते हैं हम आगे। तो देखिए अब हमें यह पता चल गया कि यहाँ पर यह एक बहुत ही बड़ी सभ्यता थी। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर विस्तार कहाँ तक था। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देखिए इस सभ्यता की जो भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है वह पुरातात्विक आधार पर प्राप्त हुई है। किस पर? पुरातात्विक आधार पर प्राप्त हुई है। मतलब जो हमें खुदाई में वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर हमने अनुमान लगाया है कि यह सभ्यता कितनी प्राचीन थी, कैसी थी, विकसित थी या कैसी थी। तो इसकी जो जानकारी है वो केवल अनुमान के आधार पर है। ठीक है, और इस सभ्यता की जो लिपि है हम वो आज तक नहीं पढ़ सके हैं। केवल हमने यहाँ पर अनुमान लगाया है कि ऐसा होगा। और यदि भविष्य में अगर हम कभी इस सभ्यता की लिपि को पढ़ लेते हैं तो हो सकता है कि इस सभ्यता का जो इतिहास जो हम वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं वो शायद बदल जाए। ठीक है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब मैं दिखाता हूं कि आपको सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां तक था। ठीक है, तो ये है आपका देखिए मांडा और ये है आपका सूतकांगीडोर और ये है आपका दायमाबाद और ये है आपका आलमगीरपुर। तो अब हम सबसे पहले इनका विस्तार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था वह था आलमगीरपुर और यह था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किस नदी के तट पर? हिंडन नदी के तट पर यह बसा हुआ था। देखिए सिंधु सभ्यता के जो भी नगर हैं या शहर हैं वो अधिकांश नदियों के किनारे बसे हुए थे। ठीक है, और नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे यह कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसका जो सबसे पूर्वी शहर था वह था आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। फिर इसके बाद इसका जो सबसे दक्षिणी शहर था वह था दायमाबाद और दायमाबाद कहां पर? महाराष्ट्र में। और यह दायमाबाद गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ था। कहां पर बसा हुआ था? प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ था। फिर इसके बाद हम देखते हैं तो इसके बाद जो इसका सबसे पश्चिमी स्थल था वह था सूतकांगीडोर और सूतकांगीडोर वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। और सूतकांगीडोर जो था यह था दासक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दासक नदी के किनारे यह शहर बसा हुआ था। और यदि हम सबसे इसके उत्तरी स्थल की बात करें तो इसका जो सबसे उत्तरी स्थल था वह था मांडा जम्मू कश्मीर। ठीक है, कहां पर था? मांडा जम्मू कश्मीर और यह था आपका चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे। तो यह इस सभ्यता का विस्तार था। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि यह सभ्यता मतलब कितने बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। देखिए यहाँ पर ये कुछ अफगानिस्तान का क्षेत्र भी घेरे हुए हैं। फिर यहाँ से यह उत्तर प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ा क्षेत्र होता है यदि आप बात करें। और फिर उत्तर प्रदेश से जो है महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र के दायमाबाद तक और फिर यहाँ से यह पूरा एरिया लेते हुए और सूतकांगीडोर तक। तो यह सभ्यता इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। ठीक है,
यदि हम इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता की जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई थी वह थी लगभग 1600 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर थी? 1600 किलोमीटर। और यदि हम इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई की यदि बात करें तो यह जो लंबाई थी वह थी आपकी 1400 किलोमीटर के आसपास। मतलब यह सभ्यता बहुत ही बड़ी सभ्यता थी, ठीक है। 1600 किलोमीटर और 1400 किलोमीटर बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। और यदि इस सभ्यता के हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो यह का जो कुल क्षेत्रफल था वह था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। यानी यह जो सभ्यता है वह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी। इतनी बड़ी सभ्यता थी, ठीक है। तो यह आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए यहाँ पर आपको वहां पर जो मैप था वो बहुत छोटा था। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मैं आपको बड़े स्तर पर दिखाता हूँ। तो देखिए ये है आपका मांडा, ये है आपका सूतकांगीडोर, ये है आपका दायमाबाद और ये है आपका आलमगीरपुर। तो ये जो सभ्यता है वह इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, जिसमें बहुत सा भाग भारत का सम्मिलित था और बहुत सा भाग किसका सम्मिलित था? पाकिस्तान का। मतलब पाकिस्तान को हम कहते हैं कि पूरा ही सम्मिलित था, ठीक है। तो यह सभ्यता जो है वो इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। और यदि हम इसकी कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल था जो वह था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो यह इसका कुल क्षेत्र था। इसके बाद हम चलते हैं आगे तो देखते हैं कि अब देखिए इस सभ्यता के जो कुल नगर हैं उन कुल नगरों की संख्या है 1500, ठीक है। कुल नगर हैं जो यह है 1500 और इनमें से 1052 जो है वो प्रमुख है। मतलब 1052 जो शहर हैं यह बड़े शहर हैं, बड़े शहर हैं। अब हम देख लेते हैं कि देखिए इनमें से भारत में कितने थे और पाकिस्तान में कितने थे। देखिए इनमें से कुछ भारत में थे और कुछ पाकिस्तान में थे। भारत में जो शहर थे उनकी संख्या थी 1052। मतलब 1052 शहर जो है वो इसके भारत में मिले हैं। और पाकिस्तान में जो शहर मिले हैं इसके वो मिले हैं 573, ठीक है। और इसके अलावा इसके दो शहर अफगानिस्तान में भी हमें देखने को मिलते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो दो शहर अफगानिस्तान में भी मिलते हैं, अफगानिस्तान में भी मिलते हैं, जिनमें से एक का नाम है आपका शोरबुगई। क्या नाम है? शोरबुगई। और एक का नाम है मुंडीबाह। एक का नाम है मुंडीबाह, ठीक है। तो यह इस जो सभ्यता है उसके इतने स्थल थे, जिनमें से कुछ भारत में प्राप्त हुए हैं और कुछ पाकिस्तान में प्राप्त हुए हैं। और ये आप अफगानिस्तान वाले हैं, ये जरूर याद रखना क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमें देखना है कि सिंधु सभ्यता का समय निर्धारण क्या था। मतलब सिंधु सभ्यता का जो काल है वह कब से कब तक का है। देखिए इसके विषय में इतिहासकारों में अत्यंत मतभेद है, क्योंकि अनेक अनेक जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने अनेक अनेक इसका मतलब अलग अलग समय निर्धारण किया है। कुछ जो इतिहासकार हैं वो इसका समय अलग निर्धारण करते हैं और कुछ जो समय इतिहासकार हैं वो इसका समय अलग बताते हैं। तो इन्हीं इतिहासकारों के समय निर्धारण के बारे में अब हमें देखना है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारे सबसे पहले इतिहासकार आते हैं उनका नाम आता है जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल ने जो इस सभ्यता का समय निर्धारण किया है वह किया है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। मतलब इन्होंने कहा है कि जो यह सभ्यता है वह 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व की है। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने इस सभ्यता के समय का निर्धारण किया है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो जो हमारे अगले इतिहासकार हैं वो है माधव स्वरूप वत्स। और इन्होंने कहा है कि यह सभ्यता जो है वह लगभग
3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक की है। मतलब यदि आज के हम वर्तमान समय से देखें तो यह लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, 5000 वर्ष पुरानी है। फिर इसके बाद यदि हम बात देखें तो फिर आती है हमारी कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार इस सभ्यता का जो समय है वह है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, और इस जो सभ्यता का जो समय निर्धारण है, इस समय निर्धारण के एक और समर्थक हुए हैं जो जिनका नाम है ब्रैडविन ली। इन्होंने भी माना है कि यह सभ्यता जो है वो 2350 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व की है। देखिए, जो कार्बन पद्धति के द्वारा जो इस सभ्यता का समय निर्धारण किया गया है, यही समय जो है वो सबसे ज्यादा प्रामाणिक है और अधिकांश इतिहासकार इसी समय को मानते हैं। ठीक है, तो आप इसी समय को याद रखिए, इनको याद रखना हो तो आप रख सकते हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कार्बन पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का जो समय है वह 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। ठीक है, फिर इसके बाद एक इतिहासकार हुए मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने कहा है कि इस सभ्यता का जो समय है वह लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है, और इनके साथ ही एक जो है इतिहासकार हुए हैं फेयर सर्विस, और इन्होंने कहा है कि इस सभ्यता का जो समय है वह 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का है। ओवरऑल अगर हम माने तो यह सभ्यता जो है वह लगभग आज से 5000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, कब तक? 5000 वर्ष पुरानी। अब यह 5000 वर्ष पुरानी कैसे? तो देखिए 2000 आज के मतलब वर्तमान समय, ठीक है, मतलब 2000 साल जो है वो ईस्वी की, और 2000 से यह 2500 मतलब 2500 लगभग देखिए 2350 वर्ष, तो यह 2500 ही, तो कितने हो गए? 5000 वर्ष लगभग हो गए। ओवरऑल आप अगर माने, होते हैं वैसे 4350, लेकिन हम ओवरऑल 5000 मानते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन 14 विधि क्या है। मैंने आपको बता दिया कि यह कार्बन 14 विधि के अनुसार इसकी जो तिथि निर्धारण है वह कितनी है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि देखिए कार्बन 14 विधि क्या है। तो देखिए कार्बन 14 विधि को अब हम समझते हैं। तो कार्बन 14 एक प्रकार की विधि है जिसके द्वारा जो है वो जंतुओं और पौधों की तिथि का निर्धारण किया जाता है कि यह जो जंतु और पौधे हैं वह कितने पुराने हैं। ठीक है, निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और यह कार्य करने के लिए हम कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन 14 का हम प्रयोग करते हैं। और यह जो कार्बन 14 तत्व है यह सभी प्रकार के सजीवों में पाया जाता है, जिसके कारण से हमें पता चलता है कि यह जीव कितने पुराने हैं। उनके मरने के बाद भी उनमें कार्बन 14 जो है वो उपस्थित रहता है, और इस कारण से हमें पता चलता है कि यह जो जीव है वो कितने पुराने हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें तो कार्बन 14 जो है वह एक प्रकार का रेडियोथर्मी आइसोटोप है। क्या है? रेडियोधर्मी आइसोटोप। और इसकी जो अर्ध आयु है वो लगभग जो है वो लगभग 5730 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, कितनी मानी जाती है? 5730 वर्ष। इस जो इस कार्बन पद्धति है इसका जो आविष्कार किया था वह किया था शिकागो के एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है बिलियर्ड। क्या नाम है? बिलियर्ड लिबी। इन्होंने इस पद्धति की खोज की थी कब? 1849 में, और इस पद्धति की खोज के लिए इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो यह
बिलियर्ड लिबी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, जो शिकागो विश्वविद्यालय के थे। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखना। यह कार्बन पद्धति के बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण फैक्ट बताए हैं। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो अब देखते हैं सिंधु सभ्यता का नामकरण की इसका नाम आखिर सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ही क्यों रखा गया। देखिए, जो सिंधु सभ्यता के नामकरण के बारे में भी है, उसमें भी इतिहासकारों में बहुत ज्यादा मतभेद है। कुछ अलग अलग इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने इस सभ्यता का जो नाम है वह भी अलग अलग दिया हुआ है और उनके अलग अलग कारण दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि यह सभ्यता का कितने नाम है और इनके कारण क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो इस सभ्यता का नाम मिलता है वह मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता, और इस सभ्यता का जो यह नाम दिया था वह दिया था आपने जॉन मार्शल साहब ने। उन्होंने कहा कि चूंकि यह जो सभ्यता है वह सिंधु नदी और उसके आसपास की नदियों के क्षेत्र में विकसित हुई थी, इस कारण से इसका नाम जो है वो सिंधु नदी घाटी सभ्यता रखा जाना चाहिए। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने कहा कि चूंकि यह जो सभ्यता थी वह सिंधु नदी और उसकी आसपास की नदियों तक ही सीमित नहीं थी, यह मतलब इसका जो पश्चिमी स्थल है वह कांगीडोर में मिला है और पूर्वी स्थल है जो वो उत्तर प्रदेश में मिला है आलमगीरपुर, और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो इस कारण से इसका जो सिंधु सभ्यता है वह नाम उपयुक्त नहीं रहेगा। फिर इसके बाद कुछ इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, इसका नाम जो है वो सिंधु और सरस्वती नदी घाटी सभ्यता रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके जो अधिकांश स्थल हैं वो सिंधु और सरस्वती नदियों के मध्य में स्थित हैं। फिर इसके बाद हम अगला कंसेप्ट देखते हैं, तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, इस सभ्यता को हमें कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाना चाहिए। मतलब इस सभ्यता का नाम हमें कांस्य युगीन सभ्यता रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जो कि कांसे से निर्मित हुई हैं। इससे कांसे से निर्मित हुई हैं, और कांसा एक प्रकार की धातु होती है जो तांबा प्लस टिन से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, हमें इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता रखा जाना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, इसका नाम हमें द्रविड़ियन प्रजाति की सभ्यता रखा जाना चाहिए। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? तो इस कारण से कहा क्योंकि इस सभ्यता में जो रहने वाले लोग थे उनमें सबसे अधिक लोगों की जो लोग थे वह थे भूमध्य रेखीय। तो इस कारण से इन्होंने कहा कि हमें जो इस सभ्यता का नाम रखना चाहिए वह द्रविड़ियन प्रजाति की सभ्यता रखनी चाहिए। लेकिन इतिहासकारों ने कहा कि जो इस सभ्यता में भूमध्य रेखीय लोग तो सबसे ज्यादा रहते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर अल्पाइन लोग भी रहते थे, मंगोलाइट भी रहते थे, और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भी रहते थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप इस सभ्यता का नाम भूमध्य रेखीय या द्रविड़ियन सभ्यता नहीं रख सकते हैं। तो फिर अंत में जो कंसेप्ट आया वह आया कि इसका नाम हमें प्रथम नगरीय सभ्यता रखना चाहिए, क्योंकि विश्व के प्राचीनतम नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसी से प्राप्त हुए हैं। क्योंकि अब विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता तो कुछ नाम नहीं होता, मतलब कुछ उपयुक्त नहीं होता। तो इतिहासकारों ने कहा कि चूंकि इस सभ्यता का पहला खोजा गया नगर क्या था? हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा था। तो इस कारण से इसका नाम हड़प्पा रखा जाना चाहिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता रखा जाना चाहिए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया था, क्योंकि इस सभ्यता का जो प्रथम खोजा गया नगर था वह था हड़प्पा, और इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह था इसके नामकरण की विधि। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इस सभ्यता के कोई समकालीन भी सभ्यता थी कि मतलब विश्व में यह जो सभ्यता थी इस सभ्यता की कोई समकालीन भी सभ्यता थी, क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता जो थी वह एक नगरीय सभ्यता थी, और अगर नगरीय सभ्यता यह थी तो यह अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार भी करती होगी। ठीक है, क्योंकि नगरों का जो मुख्य काम होता है उनमें व्यापार का बहुत बड़ा योगदान होता है।
तो इससे हमें पता चलता है कि इस सभ्यता की कुछ समकालीन सभ्यताएं भी रही होंगी। तो अब इन समकालीन सभ्यताओं के बारे में ही हमें पढ़ना है। देखिए, जो इस सभ्यता की जो समकालीन सभ्यताएं मिलती हैं वह हमें 3 प्रकार की मिलती हैं। पहली जो सभ्यता मिलती है वह मिलती है मिस्र की सभ्यता, और मिस्र की सभ्यता को हम कहते हैं क्या, एक इसे अन्य नाम से भी जानते हैं, नील नदी की सभ्यता। क्योंकि यह जो सभ्यता है वह नील नदी के किनारे बसी हुई थी, इस कारण से इसे नील नदी की सभ्यता कहा जाता है। फिर इसके बाद जो अगली इसके समकालीन सभ्यता थी उसे हम कहते हैं इराक ईरान की सभ्यता, और इसे कहते हैं, इसका जो अन्य नाम मिलता है वह मिलेगा आपको इतिहास में सुमेरिया सभ्यता, सुमेरिया या दजला फरात की सभ्यता। और इसका एक अन्य नाम भी मिलता है जिसे हम कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, तो ये सभी इनके नाम हैं। और चूंकि यह दजला और फरात नदियों के किनारे पर बसी हुई थी, इस कारण से इसको दजला और फरात की सभ्यता भी कहते हैं। और तीसरी जो हमें इसकी समकालीन सभ्यता मिलती है वह है चीन की सभ्यता, और इसको कहते हैं हांगहो नदी की सभ्यता। इसे क्या कहते हैं हम, हांगो नदी की सभ्यता, क्योंकि यह हांगो नदी के किनारे बसी हुई थी। अब हम थोड़ी इन जो सभ्यताएं हैं इनकी चित्र देख लेते हैं कि आखिर ये कैसी सभ्यताएं थी। तो देखिए, यह थी आपकी मिस्र की सभ्यता। यह था आपका गीजा का महान पिरामिड, गीजा का महान पिरामिड। और यह जो थी वो थी स्फंक्स की मूर्ति। ठीक है, यह मिस्र की सभ्यता की प्रमुख प्रतीक मानी जाती है। इसमें जो यह मोह है यह मनुष्य का है, और यह जो शरीर है पूरा बाकी का यह शेर का है। ठीक है, तो यह यहाँ की प्रमुख मूर्ति थी। और यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे नगर बसे हुए थे। तो यह थी आपकी मिस्र की सभ्यता। फिर इसके बाद हम देखते हैं, तो यह थी आपकी सुमेरिया सभ्यता। ठीक है, इतना छोटा क्षेत्र है, बहुत ही ज्यादा छोटा क्षेत्र है। ठीक है, तो यह थी आपकी सुमेरिया सभ्यता। और यह जो नदियां हैं यह है आपकी दजला और फरात। तो यह है आपकी दजला और फरात नदियां। ठीक है, और यह जो सभ्यता है वह इन नदियों के मध्य में बसी हुई थी, इस कारण से इसे दजला और फरात की सभ्यता भी कहते हैं। और यदि हम चीन की सभ्यता की बात करें तो ये है, देखो चीन की सभ्यता की कुछ हमें मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जो कि ये पंक्ति के रूप में रखी हुई हैं। तो यह थी जो वो है आपकी चीन की सभ्यता। जी, तो यह था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक मतलब थोड़ी सी समझ विकसित हुई होगी। अभी तो हमको बहुत ज्यादा अभी इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना है सिंधु सभ्यता के। अभी हम नगर नियोजन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर यह नगरीय सभ्यता थी तो इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, इनके नगरों का विकास कैसे हुआ। फिर हम सिंधु सभ्यता के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन के बारे में विस्तृत रूप से डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर सिंधु सभ्यता के हम पतन के बारे में देखेंगे और इनके प्रमुख नगरों के बारे में देखेंगे। तो बहुत कुछ इस चैनल पर आने वाला है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्टडी विद गणेश को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और साथ ही साथ हमारी वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिए, जिससे यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह सभी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो अंत में मैं आपको कहूंगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी पढ़ाई को प्लीज कंटिन्यू कीजिए और स्टडी विद गणेश के साथ जरूर पढ़ते चलिए। जय हिंद, जय भारत।